नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वहां पर अभी जो वोमेन जज होती हैं तो उनकी संख्या सिर्फ एक रह गई है। ओके, तो अभी टोटल जो है ना 33 जजेस होते हैं प्लस वन, एक यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 34 जज हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनमें से अभी एक ही वोमेन जज बची हैं, तो वो ये उनकी पिक्चर है। ओके, तो अभी सिनेरियो समझेंगे। अभी ना एक पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पिटीशन के तहत वोमेन के रिगार्डिंग ही बात की गई, बातें पूछी गई सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसी हालत क्यों है, मतलब लगातार गिनती कम क्यों होती जा रही है। ओके, तो उसी का जवाब दिया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर ये भी इस बात का भी जवाब दिया है कि जो वोमेन लॉयर्स होती है, जो वोमेन वकील होती हैं, तो वो रिफ्यूज क्यों कर देती है जब उनको ऑफर दिया जाता है कि आप एज ए जज जो है ना, जज बनकर आप अपॉइंट आपको किया जा रहा है, तो आप किसी हाई कोर्ट में एज ए जज अपना सेवा निभाएं, या सुप्रीम कोर्ट में आकर आप अब अपनी एज ए जज सेवा निभाएं, तो वो रिफ्यूज क्यों कर देती हैं। ओके, तो इसमें इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना तजुर्बा दिया है। तो ये हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, तो इनका नाम है एस ए बोबड़े। तो अभी क्या कह रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी ना जो हमारा कोलिजियम होता है, तो पहली बात तो ये समझिए कोलिजियम क्या होता है। देखो कोलिजियम में ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो जजेस होते हैं तो वही इकट्ठे बैठते हैं, तो कम से कम 5 मेंबर का कोलिजियम होता है ये। तो जो मतलब कि अपने आप को खुद से ही सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काफी अहम रोल रहता है। तो आपस में बैठ कर ही ये 5 बंदे आपस में बैठ के ही ना पूरा डिसीजन लेते हैं कि अगर कोई मद्रास हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस है तो उसको उसकी अगर ट्रांसफर करनी है तो कहाँ पर करनी है। ओके, तो अगर कोई सपोज करो हिमाचल के हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जहाँ वहां पर कोई जज है, उसकी ट्रांसफर करनी है तो कहां पर करनी है। ओके, तो ये सब यहाँ पर फैसले कोलिजियम के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 मेंबर कमेटी होती है। ओके, तो ये खुद से यहाँ पर जो है डिसीजन देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनके डिसीजन के खिलाफ भी काफी जज चले जाते हैं। जैसे मैं अभी मद्रास हाई कोर्ट की बात करूँ ना, तो वहां पर बेंचेस काफी ज्यादा है। ओके, तो अभी कुछ साल पहले की बात है कि कोलिजियम ने फैसला लिया, और जो मद्रास हाई कोर्ट की जो जज थी वो फीमेल जज थी, वोमेन जज थी, तो उनकी ट्रांसफर कर दी मेघालय हाई कोर्ट में। तो मेघालय हाई कोर्ट में सिर्फ 3 और 4 बेंचेस हैं उस हाई कोर्ट में। मतलब कि एक सीनियर जज जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ उस पर्टिकुलर राज्य का यहाँ पर रहा है। ओके, तो उसको पहले वो यहाँ पर 30-35 बेंचों में वो काम कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसका ट्रांसफर आपने कर दिया ऐसे राज्य में जहां पर जो बेंचेस है ना उनकी गिनती ही बहुत कम है, मतलब कि मतलब उसका सिनेरियो कम हो जाता है। तो इसी के चलते उन्होंने रेजिग्नेशन ही दे दिया कि मैंने मैंने ट्रांसफर छोड़ो, मैंने अभी मैं चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु हाई कोर्ट की मैं पोस्ट ही छोड़ रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ना ये कोलिजियम की जो मनमानी होती है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। ओ भाई, तो अभी इसी के चलते भारत सरकार ने एक एनजेएसी बनाया था 2015 में। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। तो जब उसको बनाया गया तो मतलब कि जुडिशरी को कैसे अपॉइंट करना है, कि कौन से जज को अपॉइंट करना है, किस हाई कोर्ट का जज, ओके, किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है। ओके, तो ये इसके लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार ने किया था। ओके, तो अभी जब ये वाला कमीशन जो है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी यहाँ पर सुनवाई पहुंची, ओके, तो यहाँ पर एक रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लेता है जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है। तो जब उसका रिव्यू लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि एनजेएसी ये गलत है। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गलत है। तो बिल्कुल जैसे कोलिजियम काम करता है ना, तो ये जो 5 जजेस इकट्ठे यहाँ पर फैसला लेते हैं, तो बस वही सिस्टम काम करता रहेगा, और इसी तरीके से हम जजेस को अपॉइंट करते रहेंगे। तो ये तो कोलिजियम का यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इतिहास आपको बता दिया। थोड़ा सिनेरियो जो है, सिस्टम जो है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोलिजियम काम करता है। तो मैं मतलब कहने का ये कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ एफर्ट नहीं करती कि इसको दुरुस्त किया जाए। अगर हम किसी जज को अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भारत सरकार ने एफर्ट किया है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी सवाल ये है कि वोमेन की इनकी गिनती क्यों कम होती जा रही है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जब भी हमारा कोलिजियम बैठता है ना, तो हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि किसी वोमेन का नाम सजेस्ट किया जाए, जब जो वोमेन वकील है ना उसको आगे हम प्रमोट करें, और सुप्रीम कोर्ट में उनको जज लगाएं। ओके, एज ए जज उनको हम अपॉइंटमेंट दें। लेकिन जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने की बात आती है ना, तो होता क्या है, ज्यादातर जो यहाँ पर केसेस निकल कर आते हैं वोमेन वकीलों के, तो वो मना कर देती है कि हमने एज ए जज जो है ना, हमने सेवा निभानी ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो रीजन क्या बताए जाते हैं, रीजन बताए जाते हैं
डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसके चलते एज ए जज जो है हम सेवा नहीं निभा सकती। तो ये यहाँ पर ऐसे बोबड़े जी का कहना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी, तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, तो इसके बारे में भी इन्होंने आगे डिटेल में बताया। तो इससे पहले यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि हम जो है ना, जब भी किसी प्रमोशन की बात आती है तो हमारे सीजीआई कहते हैं कि हम हमेशा कंसीडर करते हैं वुमेन लॉर्ड्स को, वुमेन जो वकील होती हैं उनको, कि उनको आगे प्रमोट किया जाए। तो अभी वीरवार को ही एक सुनवाई हो रही थी कि यहाँ पर पिटीशन डाली गई थी किसी के द्वारा, तो वहां पर यही पूछा गया था कि वुमेन लॉयर्स की जो कंडीशन है वो इतनी बुरी क्यों है, उनकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट इतनी कम क्यों होती है। ओके, तो यहाँ पर ये पिटीशन में ये आर्ग्यू किया गया था कि सिर्फ 11% ही रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की हायर जुडिशरी में। तो हायर जुडिशरी में कौन कौन चीजें आ जाती हैं? हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, और हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ 11% ही वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करें कि भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट्स हैं। भारत में अभी ना 28 राज्य हो चुके हैं, एक राज्य तोड़ दिया गया है दो हिस्सों में, जम्मू एंड कश्मीर। एक यूटी बन गई जम्मू एंड कश्मीर की, दूसरी बन गई लद्दाख की। हमारी पहले यूटी 7 थी, अभी वो कुल मिला के 9 हो चुकी हैं, और राज्य की गिनती कम हो चुकी है, 28 राज्य हो चुके हैं। अगर हमारे पास 28 राज्य हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास हाई कोर्ट्स कितनी है? ओके, तो ये इसका मुझे नंबर बताएं कमेंट बॉक्स में। जितने राज्यों की गिनती होती है उतने हाई कोर्ट्स की गिनती नहीं है। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखें। तो कितनी गिनती है कुल हाई कोर्ट्स की, उसका आंसर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। और सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, ओके, दिल्ली में वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया इस पिटीशन में हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब 11% यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की हायर जुडिशरी में, तो उसका आंसर क्या दिया फिर हमारे चीफ जस्टिस ने? उन्होंने कहा कि जो मेरा तजुर्बा है ना एज ए मेंबर ऑफ कोलिजियम, ओके, जो हमारा कोलिजियम जब काम करता है तो ज्यादातर जो क्लेम निकल कर आता है ना कि यहाँ पर वुमेन जब उनको ऑफर करते हैं कि आप आगे आइए, तो आपको हम जज की ड्यूटी यहाँ एज ए जज जो है ना अपॉइंट कर रहे हैं, आप आगे आओ, तो वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह के वो पीछे हट जाती हैं। ओके, तो ये कौन सी वाली डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं और उनके एग्जाम है, जिसके चलते मतलब बोर्ड वाली क्लास है, तो हम जो है ना जो है एज ए जज अपनी सेवा नहीं निभा सकते, हम अपनी घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। तो ये रीजन साइट किए जाते हैं उन वोमेन्स के द्वारा, उन वोमेन वकील के द्वारा, जब उनको ऑफर किया जाता है कि आप जो है ना एज ए जज अपनी सेवा निभाएं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ना सिनेरियो चल रहा है। तो आगे सीजीआई ये भी बात कहते हैं कि यहाँ पर किसी एटीट्यूडनल चेंज की यहाँ पर ना जरूरत नहीं है। अगर सही तरीके से काम हो, अगर सही तरीके से जिम्मेदारी समझी जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर पूरे कॉन्शियस है कि मतलब हमें भी पता है कि रिप्रेजेंटेशन कम होती जा रही है वुमेन की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, तो अभी उनको सही करना है। हम चाह रहे हैं कि वुमेन लॉयर्स आगे आगे आए, एज ए जज उनको हम अपॉइंट करें। ओके, लेकिन उनके द्वारा ये रीजन साइड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी देखो, जो अभी एक ही वुमेन जज बची है ना जो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपनी सेवा निभा रहे हैं, तो उनका नाम है जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। ओके, तो ये इकलौती बची है। तो इनसे पहले एक और थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो अभी 1 महीने पहले वो रिटायर हो चुकी है। ओके, तो अभी सिर्फ एक बची है जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। थंबनेल में जो मैंने फोटो दिखाई थी वो इन्हीं की है, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की। और इसके अलावा आगे क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना और भी एक सवाल पूछा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं और जो दलित लोग हैं, तो इनकी भी ना इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम जजेस के हिसाब से बात करें, टॉप कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, तो इसके रिगार्डिंग भी टॉप कोर्ट ने यहाँ पर आंसर दिया कि हमें पता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज और दलित की अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे तरीके से फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। जितने भी सेक्शंस हमारी देश की, जितने भी सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज है यहाँ पर रह रही हैं, तो वहां पर सबको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मतलब उनकी कम्युनिटी से भी लोग आकर एज ए सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है ना अपनी सेवा निभाएं। हालांकि हमारे संविधान के हिसाब से यहाँ पर जो जुडिशरी है वहां पर कोई यहाँ पर फॉर्मल रिजर्वेशन नहीं है कि मतलब कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे, दलित को या माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दे तो वो आगे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल रिजर्वेशन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन बातों को माइंड में रखा जाता है जब भी इनका कोलिजियम किसी भी जज की अपॉइंटमेंट कर रहा होता है या किसी लॉयर को एज ए जज अपॉइंट कर रहा होता है। और साथ ही साथ ये भी बात सीजीआई के द्वारा कही गई कि यहाँ पर बहुत सारे एलिजिबल और डिजर्विंग यहाँ पर वकील होते हैं, ओके, जो कि मतलब जज बनना पसंद ही नहीं करते। क्यों नहीं करते?
कि उनको ऐसा लगता है कि जो एलिगेशंस है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लगती हैं जजेस के खिलाफ। आजकल एलिगेशंस वगैरह बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो गई, तो उनकी इमेज खराब हो जाती है। तो हम वकील ही अच्छे हैं, ओके, हम यहाँ पर हमें जज बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भी एक सिनेरियो यहाँ पर, ये तजर्बा जो है ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये इनके द्वारा पेश किया जा रहा है। तो ये जो सुनवाई चल रही थी उसके उसी समय में इन्होंने अपना ये आंसर दिया है, अपना जो एक्सपीरियंस है ना उसको शेयर किया है। तो चलिए, अभी वोमेन की बात चल रही है तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली जो फीमेल यहाँ पर जज है सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन रही है। ओके, तो ये उनकी फोटो है और इनका नाम है फातिमा बीवी। ओके, तो ये फर्स्ट वोमेन सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं। ओके, तो यहाँ पर 1950s को हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था और इसके एस्टेब्लिश होने के 39 साल बाद इनको अपॉइंट किया गया था। ओके, तो 39 साल बाद किसी वोमेन की बारी आई थी कि उनको एज ए जज सेवा निभाने, जज जो है ना, एज ए बतौर जज सेवा निभाने का मौका दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा दूसरी वोमेन जज कौन थी, उनका नाम था जस्टिस सुजाता वी मनोहर। ओके, तो यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया था 1994 में। तो उनका 5 साल का टेन्योर था। तो चलिए, मुझे एक आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि एक वोमेन फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने सबसे लंबा समय जो है ना सेवा निभाई है एज ए जज, तो उनका नाम क्या है। ओके, तो उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो चलिए, आखिर में ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है, कब इनको रिटायरमेंट मिलती है, तो इस चीज को समझते हैं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, तो ऑफिशियली यहाँ पर इनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और यहाँ पर हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं अगर हम इंडियन फेडरल जुडिशरी की बात करें। ओके, इनसे ऊपर और कोई रैंक नहीं है जुडिशरी में। और ये जो अब इनका जो सेवा रहता है ना, सेवा का कार्यकाल रहता है, तो वो रहता है 65 साल की उम्र तक। अगर मैं हाई कोर्ट्स की बात करूं तो वो 62 साल की उम्र तक होता है। कहने का मतलब कि अगर इनकी अपॉइंटमेंट 63 साल की उम्र में हुई, तो ये सिर्फ इनको पता है फिर कि मैं जब 65 साल का हो जाऊंगा ना, तब मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो इनको पता है कि मैं जिस उम्र में मुझे अपॉइंट किया जा रहा है ना, तो उस उम्र से लेकर 65 साल की उम्र मेरी कब तक होती है, तब तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ओके, तो ऐसा सिनेरियो, बशर्ते कि मतलब इनके द्वारा कुछ यहाँ पर मिसबिहेवियर ना हो जाए, कुछ यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे ये लगे कि मतलब ये पर्याप्त कैपेसिटी इनके पास नहीं है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेवा निभाने के लिए, तब इनके खिलाफ मोशन हो सकता है, तब इनको उतारा भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था एच जे कनिया। ओके, तो 1950 से लेके 51 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। इनकी जो सैलरी होती है वो 2,80,000 के आसपास होती है पर मंथ। और जो हमारा संविधान है भारत का, उसका आर्टिकल 124 जो है ना, वो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई ऑफिस होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब वो की मतलब जो भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहां पर वो जो है ना हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर के तौर बतौर अपनी सेवा निभा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 124 कहता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे ना, उनका आंसर जरूर करना। तो फीडबैक अपना जरूर देना, कैसा लगा लेक्चर, और लाइक करना, इस लेक्चर को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।